प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम लोग जिस टॉपिक को डील करने वाले हैं वो एक यूनिक टॉपिक है। शायद आपने इसे किसी भी यूट्यूब चैनल में किसी भी टीचर को पढ़ाते हुए नहीं देखा होगा। मैं ये दावा कर सकता हूँ। वो टॉपिक क्या है? ये टॉपिक है की, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं नरेशन। अब आप बोलेंगे नरेशन तो बहुत लोगों ने पढ़ाया है। जी हाँ, पढ़ाया होगा। नरेशन में आपको ये बताया गया होगा कि किस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट कोई सेंटेंस दिया हो तो उसको इनडायरेक्ट दिया तो उसको डायरेक्ट में किस तरह चेंज करते हैं, या डायरेक्ट दिया तो इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, जो कि आप 9, 10, 11, 12 में अपने कोर्स में पढ़ते हैं। लेकिन मैं उसको एक स्टेप आगे ले जाके बताना चाहता हूँ कि अगर हिंदी में कोई वाक्य दिया हो और उस वाक्य में दो वाक्यों को जोड़ रहा हो एक शब्द, वो शब्द हो की, यानी क पे छोटी ई की मात्रा की, तो उस तरह के वाक्यों को किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है उसकी चर्चा हम लोग अब 3-4 एपिसोड तक करेंगे, जो कि की का एपिसोड कहलाएगा। सबसे पहला वाक्य जो है आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहले वाक्य देख लीजिए, तब आपको शायद बात समझ में आए। मैंने उससे पूछा कि क्या वह नहीं पढ़ाता है। मैंने उससे पूछा कि क्या वह नहीं पढ़ाता है, पढ़ता है। मैंने उससे पूछा कि क्या वह नहीं पढ़ता है। अब देखिए, यहां पे की शब्द दिखाई दे रहा है आपको। अब की के पहले एक पूरा का पूरा वाक्य है, कंप्लीट वाक्य, मैंने उससे पूछा, और की के बाद पूरा का पूरा एक कंप्लीट वाक्य, क्या वह नहीं पढ़ता है। तो ये दो वाक्य जुड़ रहे हैं एक शब्द से, जिसको कह रहे हैं हम लोग की। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कंजक्शन। क्लियर है? लेकिन हमें इस पार्ट को की का नाम देकर ही पढ़ना है, तब शायद आपको ज्यादा समझ में आए। तो अब इसको किस तरह से बनाया जाता है, इस तरह के वाक्यों को बनाने का तरीका क्या है, उसी को हम चर्चा करने वाले हैं। इससे संबंधित कुछ डिटेल्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। एनीवे, तो सबसे पहले देखिए, रूल ये कहता है कि अगर की शब्द लगा हो बीच में, तो सबसे पहले की के पहले वाले वाक्य की इंग्लिश बना लीजिए। मैंने उससे पूछा। अब मैंने उससे पूछा का ट्रांसलेशन करना है सबसे पहले। अब देखिए, मैंने उससे पूछा, ये किस तरह से ट्रांसलेट होगा, ये वो लोग जानते हैं जो टेंस पढ़ चुके हैं, मॉडल्स पढ़ चुके हैं, इसके अलावा बाकी वो भी चीजें पढ़ चुके हैं जो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ाया था। तो अब तक आप जान ही चुके होंगे कि इसको किस तरह से ट्रांसलेट करना है। और अगर आपको नहीं मालूम तो प्लीज इस वीडियो को मत देखिए, आपका समय बर्बाद होगा। सबसे पहले आपको टेंस जानना जरूरी है, मॉडल्स जानना जरूरी है, तभी आप एडवांस्ड लेवल की चीजों को पढ़ पाएंगे। ये जो आप टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, ये एक एडवांस्ड स्ट्रक्चर है। ये उन लोगों के काम आएगा जिनके पास बेसिक स्ट्रक्चर है, जिनके पास बेसिक ग्रामर का नॉलेज है। अगर उनके पास बेसिक ग्रामर का नॉलेज नहीं है तो प्लीज वो अपना समय बर्बाद ना करें। तो वो सबसे पहले टेंस देखें, मॉडल्स देखें, क्योंकि मैं इसमें इतने डिटेल के साथ नहीं बताने वाला हूँ। जैसे मैंने उससे पूछा, तो मैं अब आपको ये नहीं बताऊंगा कि किस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो रहा है, क्योंकि वो आप ऑलरेडी जानते हैं। मैं ये मानकर चल रहा हूँ। थोड़ा सा मैं बता दूंगा, ज्यादा कुछ नहीं, उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा इतना। जैसे कि मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम। अब आई आस्क्ड हिम क्यों, ये आप अगर जानते हैं ट्रांसलेट करना तो आप कर पाएंगे, और नहीं जानते हैं तो फिर आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। तो आप सोचेंगे ये क्या होगा, मैंने उससे पूछा, पहले इसकी तो इंग्लिश बनाइए फिर आगे बताइएगा। ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर मैंने डील करना शुरू कर दिया फिर से ये सारी चीजें, तो मालूम पड़ा कि मैं फिर से टेंस पढ़ा रहा हूँ। तो मैं अभी फिलहाल टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप ध्यान रखिए, एक नया चैप्टर है जिसमें मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर की शब्द लगा हो तो उस तरह के वाक्यों को किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। तो जो लोग पढ़ चुके हैं टेंस मॉडल, सिर्फ उनके लिए है ये। क्लियर है? और जो नहीं पढ़े पहले वो पढ़े, उसके बाद इसको टच करें। तो चलिए सबसे पहले शुरू करें। रूल ये कहता है अगर की लगा है बीच में तो सबसे पहले की के पहले वाले वाक्य की इंग्लिश बना लो। तो मैंने उससे पूछा, इसका ट्रांसलेशन आई आस्क्ड हिम क्यों होगा, ये भी थोड़ा सा बता देते हैं। पूछना वर्ब है, कौन पूछ रहा है, मैं पूछ रहा हूं, तो सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट दिया तो एक्टिव है, और ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो इसमें एक्टिव में एलपीओ लगता है डिड। लेकिन अगर डिड के बाद वर्ब आता है तो डिड हटा के वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। यही हम लोगों ने पढ़ा है, इसलिए यहाँ पे आई आस्क्ड हिम लिखेंगे। क्लियर? अब दूसरा स्टेप ये है, अगर की के तुरंत बाद क्या शब्द दिख रहा है, की के तुरंत बाद क्या शब्द दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, की के स्थान पर इफ शब्द का प्रयोग करेंगे। इफ एक कंजक्शन है, इफ का प्रयोग करेंगे। फिर क्या करेंगे, आगे जो वाक्य बचा, क्या वह नहीं पढ़ता है, जो क्या वह नहीं पढ़ता, ये जो वाक्य ये तो है इंट्रोगेटिव। लेकिन अगर
की के पहले की के बाद क्या शब्द दिख रहा है तो क्या शब्द की कोई इंग्लिश नहीं बनाएंगे, यानी इस वाक्य को इस तरह से बनाएंगे वह नहीं पढ़ता है, इसको जिस तरह से ट्रांसलेट करना है उसी तरह से ट्रांसलेट करेंगे। वह नहीं पढ़ता है ये एक नकारात्मक वाक्य है, इसको प्रश्नवाचक नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ से जब हमें क्या शब्द का हमने कहा क्या शब्द हटा दो, ये सोच लो क्या शब्द लगा नहीं है। अगर की के तुरंत बाद क्या शब्द लगा है तो ये मान लो क्या शब्द नहीं है इस वाक्य में, सिर्फ आपको वह नहीं पढ़ता है इसको ट्रांसलेट करना है। वह नहीं पढ़ता है कि इंग्लिश क्या होगी, वह नहीं पढ़ता है प्रेजेंट डेफिनिट है। प्रेजेंट डेफिनिट का एक्टिव है, कौन पढ़ता है, वह एक्टिव है तो डज लगेगा, ही डज नॉट स्टडी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो जानने की ये है यहाँ पे ही डज नॉट स्टडी की जगह लिखना पड़ेगा ही डिड नॉट स्टडी। अब आप बोलेंगे क्यों, एक रूल है, रूल ये है कि अगर की के पहले वाला वाक्य जो है, यानी ये जो कंजक्शन है की, इसके पहले वाला वाक्य अगर पास्ट टेंस में है तो की के बाद जो वाक्य है उसको भी पास्ट, उसको अभी टेंस बदल देंगे, उसका टेंस बदल देंगे। इस टेंस को बदलने का नियम क्या है वो यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट हमने दे दिया है। यानी अगर की के बाद वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। ये परिवर्तन कब करेंगे, अगर की के पहले वाला वाक्य पास्ट टेंस में हो तो। अब आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे की के पहले वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना है कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है कि नहीं। अगर पास्ट टेंस में है तो की के बाद वाले वाक्य का टेंस बदल देंगे, अगर ये पास्ट टेंस में नहीं है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, फ्यूचर है या प्रेजेंट है, तो की के बाद वाले वाक्य का टेंस नहीं बदलेंगे। सिंपल सी बात ये है। तो यहाँ पे की के पहले वाला वाक्य पास्ट टेंस में है, इसलिए की के बाद वाले वाक्य का टेंस बदलेंगे। किस तरह से बदलेंगे वो यहाँ पे चार्ट है। तो की के बाद वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्प यू क्या लगता है, एक्टिव में डिड लगता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ही डज नॉट की जगह लिखेंगे ही did not study. I asked him if he did not study. और फुल स्टॉप लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। रीजन ये है कि ये वाक्य इंट्रोगेटिव नहीं है। अब आप बोलेंगे क्यों नहीं है, तो क्या लिखा है, बिल्कुल लिखा जरूर है क्या, लेकिन ये एक स्टेटमेंट है, ये कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, किसी से कोई पूछ नहीं रहा है, ये बतला रहा है कि क्या हुआ। यानी मैंने उससे पूछा, मेरी मुलाकात किसी व्यक्ति से हुई या किसी से बातचीत हुई, मैंने उससे पूछा, उस समय उससे पूछा क्या वह नहीं पढ़ता है, यानी जब उससे पूछा होगा तो मैंने क्या पूछा होगा, क्या तुम नहीं पढ़ते हो। डायरेक्टली अगर उससे पूछेंगे तो यही होगा, क्या तुम नहीं पढ़ते हो। लेकिन जब मैं ये बात आके किसी तीसरे व्यक्ति को बतला रहा हूँ तो वाक्य बदलने बोलने का तरीका बदल जाएगा, उस स्टेटमेंट को देने का तरीका बदल जाएगा। और उस केस में सामने वाला जो व्यक्ति ये बात सुन रहा होगा वो जान जाएगा कि मैं उससे पूछ नहीं रहा हूँ बल्कि मैं उसको बतला रहा हूँ। यानी मैंने उससे पूछा कि क्या वह नहीं पढ़ता है, अगर मैं बात की आपसे बोलूँ, मैंने उससे पूछा कि क्या वह नहीं पढ़ता है, तो क्या आपको लगेगा कि मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, कि आपको ये लगेगा कि मैं आपको बतला रहा हूँ। कुछ ऐसी घटना घटी मेरे या दो लोगों के बीच में, कोई वार्तालाप हुई, इस बात को मैं संक्षिप्त रूप में आपको बतला रहा हूँ, वर्णित कर रहा हूँ, इसलिए इसको नरेशन कहा जाता है। या मैंने शुरू में कहा कि एक तरह से नरेशन है। नरेशन यानी अगर आपने पढ़ा हो, अगर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले फॉर्म में दिया होता तो यहाँ पे लिखा होता मैंने उससे पूछा, आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू नॉट स्टडी, डू यू नॉट स्टडी वहां लिखा होता, क्वेश्चन मार्क फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर उसको आपको बताया जाता है कि इसको चेंज करो इनडायरेक्ट फॉर्म में। ठीक है, तो वो तो एक अलग किस्सा है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड ही है। मतलब वहां पर भी हम लोग को टेंस बदलना बताया जाता था, यहाँ पे देखिए आप टेंस बदल रहे हैं, वही रूल है, वो रूल नहीं बदला है। तो यहाँ पर इसलिए ये इंट्रोगेटिव नहीं है, फुल स्टॉप लगेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। I asked him if he did not study. अगला वाक्य है, मुझसे पूछा गया कि क्या मैं कमरा साफ कर रहा हूं। यहाँ पे भी देखिए की के बाद क्या शब्द आया है, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, पहले की के पहले वाले वाक्य की इंग्लिश बनानी है। मुझसे पूछा गया, मुझसे पूछा गया, ये पैसिव वाक्य है। क्यों पैसिव है, क्योंकि कौन पूछ रहा है मुझसे, नहीं दिया है, सब्जेक्ट नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है, किससे पूछा गया, मुझसे, इसलिए वाक्य पैसिव है। पैसिव तो आपको मालूम है ये पास्ट इंडेफिनिट है, मुझसे पूछा गया वाक्य का अंत वर्ब से हुआ है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है। उसमें पैसिव में एलपीओ क्या लगता है, वॉज या वर। मुझसे, मुझसे मतलब आई, क्योंकि पैसिव वाले वाक्य में आपको मालूम है हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होता है, यानी आई, वी, यू, ही, शी, इन्हीं का प्रयोग होगा या किसी का नाम दिया होगा। तो सबसे पहले लिख देंगे आई, और आई के साथ क्या लगता है, वॉज, आई वॉज। पैसिव है तो थर्ड फॉर्म लगता है, आई वॉज आस्क्ड। क्लियर है, इसलिए मैं बतला रहा हूँ, जिसको टेंस नहीं मालूम है वो अगर ये पढ़ रहा होगा तो उसको कोई फायदा होने वाला नहीं है। फिर की
लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, तो की जगह क्या हो गया इफ। क्या की इंग्लिश बनेगी नहीं, क्योंकि पहले बताया कि एक स्टेटमेंट है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, देखने में जरूर लग रहा है, लेकिन जब आपसे ये कोई बात बोलेगा, मुझसे पूछा गया कि क्या मैं कमरा साफ कर रहा हूँ, तो वो आपको सुनेगा, ना कि वो आपको जवाब देगा। वो आपको सुनेगा इसलिए क्योंकि वो समझ रहा होगा कि आप उसको कुछ बता रहे हैं, कोई घटना घटी है या कोई बात आपकी किसी से हुई है, वो आप उसको बतला रहे हैं। तो ये इंट्रोगेटिव नहीं हुआ, भले ही यहाँ पे क्या लिखा हो। क्लियर है? इसलिए इसको इंट्रोगेटिव बना के इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज करते हुए नहीं बनाएंगे, यहाँ पे क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे, यानी ये मान के चलेंगे क्या नहीं लिखा है, बस इतना समझिए। या ये मान चलिए कि की के बाद क्या शब्द लिखा है, तो की क्या की इंग्लिश होती है इफ, इस तरह समझ लीजिए। की और क्या की इंग्लिश मिला के हो गई इफ, या इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन सच्चाई है कि यहाँ पे की इंग्लिश इफ है, ठीक। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने कह दिया कि की और क्या को मिला के आप समझ के चलिए कि यहाँ पे की या क्या की इंग्लिश हो जाएगी इफ। अब क्या होगा, मैं कमरा साफ कर रहा हूं, इसकी इंग्लिश बना लेंगे। ये एक सकारात्मक वाक्य है, मैं कमरा साफ कर रहा हूं, और ये कौन टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मैं कमरा साफ कर रहा हूं, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश तो होनी चाहिए आई एम क्लीनिंग रूम, क्योंकि ये एक्टिव है, कौन साफ कर रहा है, मैं साफ कर रहा हूं, तो एक्टिव है, तो आई के साथ एम लगता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो आई एम क्लीनिंग रूम। लेकिन यहाँ पे भी टेंस बदलेगा, क्यों, क्योंकि की के पहले वाला वाक्य पास्ट टेंस में है। अगर की के पहले वाला वाक्य पास्ट टेंस में है तो की के बाद वाले वाक्य का टेंस बदलेंगे। किस तरह से बदलेंगे वो सामने लिखा है। अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें बदलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में एलपीओ क्या लगता है, वॉज या वर, तो यहाँ पे होना चाहिए आई वॉज। I was cleaning the room. I was asked if I was cleaning the room. मैंने उससे पूछा कि क्या उसने कमरा साफ कर लिया है। मैंने उससे पूछा कि क्या उसने कमरा साफ कर लिया है। यहाँ पे भी की लिखा है और की के बाद क्या लिखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, की के पहले वाले वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे। मैंने उससे पूछा, ये एक्टिव है, क्योंकि कौन पूछ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ, तो सब्जेक्ट दिया एक्टिव है, पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि वाक्य का वर्ब से हुआ है। आपको मालूम है एक्टिव में डिड लगता है, तो आई डिड आस्क हिम, लेकिन डिड के बाद वर्ब आता है तो क्या करते हैं, डिड हटा के वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो होगा आई आस्क्ड हिम। फिर की के बाद क्या लिखा है, तो क्या बताया मैंने, की जगह इफ लिख दो, या की क्या की इंग्लिश इफ मान लो। इसके बाद क्या है, उसने काम पूरा किया, इसकी इंग्लिश बनाएंगे, क्या की इंग्लिश बनाएंगे नहीं, इसको सकारात्मक वाक्य मानते हुए मानेंगे ट्रांसलेशन। तो उसने काम पूरा किया है, इसमें सब्जेक्ट दिया है, कौन पूरा कर रहा है काम, उसने, जिसको कह रहे हैं उसने पूरा किया है, सब्जेक्ट दिया तो एक्टिव है, एक्टिव है तो आपको एक्टिव का एलपी लगाना है। लेकिन ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि वाक्य पढ़कर लग रहा है काम हो चुका है और वाक्य के अंत में है शब्द लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट में तो क्या लगता है, हैव लगता है, यानी होना चाहिए उसने काम पूरा किया, ही हैज कंप्लीटेड वर्क, क्योंकि एक्टिव है तो ही के साथ हैज लगता है। लेकिन यहाँ पे ही हैज का हो जाएगा ही हैड कंप्लीटेड वर्क, क्यों, क्योंकि यहाँ पे की के पहले वाला वाक्य है पास्ट टेंस। अगर की के पहले वाला वाक्य पास्ट टेंस में है तो की के बाद वाले वाक्य का टेंस बदलेंगे। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट किसमें बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में एलपीओ क्या लगता है, हैड, तो होना चाहिए क्या, ही हैड। I asked him if he had completed work. क्लियर है? उससे पूछो कि क्या वो कमरे में है। की के बाद क्या लिखा है, तो की के पहले वाले वाक्य की इंग्लिश बना लेंगे। उससे पूछो, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, उससे पूछो, क्योंकि वाक्य का अंत वर्ब से हुआ है और वाक्य पढ़कर लग रहा है काम होना बाकी है। इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान आपको बताया जा चुका है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं हो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो जाके इंपरेटिव सेंटेंस को फिर से एक बार देख लीजिएगा, ताकि ये सारी चीजें आपकी रिवाइज भी होती चले। तो उससे पूछो, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, वाक्य का अंत वर्ब से हुआ है, वाक्य पढ़कर लग रहा है काम होना बाकी है, और लग रहा है किसी को आदेश दे रहे हैं या किसी को सलाह दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज करते हुए हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो क्या होता है स्ट्रक्चर, उससे पूछो, ये एक साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य और तुम शब्द छुपा हुआ है। तो इंपरेटिव सेंटेंस का जो पहला प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें बताया गया था कि उससे पूछो में सबसे पहले किसकी इंग्लिश बनाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यानी अगर वाक्य में तुम शब्द छुपा हुआ, तुम उससे पूछो, तो हम लोग क्या करते थे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से वाक्य को ट्रांसलेट करना शुरू करते थे। तो इसमें वर्ब क्या है, पूछो, पूछो की इंग्लिश क्या होती है, आस्क। अब आप आस्क्ड मत कर दीजिएगा, कुछ लोग ये गलती करते हैं, वो सोचते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट में भी वाक्य का अंत वर्ब से होता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट वाले वाक्य को पढ़कर आपको हमेशा लगेगा काम हो चुका है। लेकिन जब ये इंपरेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें वाक्य पढ़ के हमेशा लगेगा कि काम होना बाकी है। ठीक, तो ये डिफरेंस है बेट। अगर आपको ये सब कंफ्यूजन अभी बना हुआ है
तो ये सब पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको। तो उससे पूछो कि इंग्लिश जाएगी आस्क हिम, की जगह इफ, क्या की जगह इफ, क्या की कोई इंग्लिश नहीं बनानी है। वह कमरे में, इसको ट्रांसलेट करना है, इंट्रोगेटिव नहीं है, पहले ही बता चुके हैं। वह कमरे में की इंग्लिश क्या होगी, यहाँ पे वर्ब नहीं है कमरे में, जब वर्ब नहीं होता है तो आपको बताया गया है क्या करते हैं, किसके पास लगा पूछते हैं किसके पास कमरे में, उत्तर नहीं मिलता है तो पैसे पे हेल्प यू लगाते हैं। तो यही ये कौन टेंस है, प्रेजेंट डिफिनिट है। अगर है क्या पहले वर्ब ना है तो वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। प्रेजेंट डिफिनिट में पैसिव में हेल्प यू अब इज या आर या एम लगता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वह कमरे में, कौन कमरे में, वह सब्जेक्ट है तो ही के साथ इज लगता है, तो ही इज इन द रूम। ट्रांसलेशन तो ये, यहाँ पर भी ही इज इन द रूम ही लिखने वाले हैं, यहाँ पे टेंस नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि की के पहले वाला वाक्य पास्ट टेंस में नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि अगर की के पहले वाला वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो या इंपरेटिव सेंटेंस में हो, उस केस में की के बाद वाले वाक्य का टेंस नहीं बदला जाता, उसको एज सच लिखा जाता है, जिस टेंस में उसी टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। तो वह कमरे में, ही इज इन द रूम को ही इज इन द रूम ही कहेंगे। आस्क हिम इफ ही इज इन द रूम, मैं बच्चों से पूछूंगा कि क्या उनके पास समय नहीं है। की के साथ क्या शब्द जुड़ा है, तो सबसे पहले क्या करना है, की के पहले वाले वाक्य की इंग्लिश मैं बच्चों से पूछूंगा, ये फ्यूचर टेंस है, गा लगा लास्ट में, वाक्य पढ़ के लग रहा है अभी काम भविष्य में होगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान है। ठीक, इसमें हेल्प क्या लगता है, विल। पहले देख ले एक्टिव है कि पैसिव है, कौन पूछ रहा है, मैं पूछ रहा हूं, तो सब्जेक्ट दिया तो आई के साथ क्या लगेगा, विल। तो आई विल आस्क द चिल्ड्रन, फिर क्या करेंगे, की जगह क्या लगा देंगे, इफ, क्योंकि की के बाद क्या लिखा है और क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे। बचा क्या, उनके पास समय नहीं है, इसको ट्रांसलेट करेंगे, उनके पास समय नहीं है, अब वर्ब नहीं है, समय वर्ब नहीं दिया है, तो आपको मालूम है जब वर्ब नहीं दिया तो सब्जेक्ट इस तरह से पूछते हैं, किसके पास लगा के ब्रश करते हैं, किसके पास समय है, उनके पास उत्तर मिल जाने पे एक्टिव का हेल्प लगाते हैं। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट डिफिनिट है कि पहले वर्ब ना है तो प्रेजेंट डिफिनिट होता है। एक्टिव में क्या लगता है, डू या डस, और क्या किया जाता है, वर्ब की जगह हैव का प्रयोग किया जाता है अगर किसके पास लगा के ब्रश करने पर उत्तर मिले तो। तो यहाँ पे होना चाहिए क्या, उनके, उनके की इंग्लिश क्या होगी, दे, क्योंकि एक बच्चे की बात नहीं हो रही, एक से ज्यादा बच्चों से पूछ रहे हैं आप, तो दे होगा, दे डू नॉट हैव टाइम। यहां पे टेंस नहीं बदला, यहां इसलिए नहीं बदला क्योंकि की के पहले वाला वाक्य फ्यूचर टेंस में है। अगर की के पहले वाला वाक्य फ्यूचर टेंस में हो, इंपरेटिव हो या प्रेजेंट टेंस में हो, तो की के बाद वाले वाक्य का टेंस नहीं बदलते हैं। क्लियर है। तो आई विल आस्क द चिल्ड्रन इफ दे डू नॉट हैव टाइम। तो आज हम लोगों ने कुछ सेंटेंसेस को डील किया, इसमें हम लोगों ने ये बताया कि किस तरह से अगर की के बाद क्या शब्द आए तो टेंस बदला जाता है और किस तरह से की जगह इफ का प्रयोग किया जाता है वगैरह वगैरह। आगे जो पढ़ने वाले हम लोग वो भी की का ही एक सीरीज होगा, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे वो आप देखिएगा। उसमें फिर अलग कुछ टेंस को हम लोग डील करेंगे जो अब तक नहीं डील किया है, उसको किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है, किस तरह से चेंज किया जाता है, उसकी चर्चा करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अगला वीडियो एपिसोड बेसब्री से इंतजार करेंगे देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।